हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वप्निल रेगे स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर आईएसओ में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईएसओ 14001 2015 की जनरल अवेयरनेस को लेकर, यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बेसिक अवेयरनेस आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जिन चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहली चीज है हिस्ट्री। आईएसओ 14001 की हिस्ट्री। हम आईएसओ 14001 कैसे आया, वो क्या परिस्थितियां थी, वो क्या हालात थे, वो क्या सर्कमटेंसेस थे जिनकी वजह से आईएसओ 14001 को पहली बार लॉन्च किया गया। सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे, इस चीज को देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करेंगे तो वीडियो पे व्यूज आएंगे। जब व्यूज आएंगे तो YouTube हमारे वीडियोस को, चैनल को रिकमेंड करेगा दूसरे लोगों को, क्योंकि काफ़ी साल हो चुके हैं इस चैनल को बनाए हुए, लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है और बहुत ज़्यादा वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते। कमेंट्स हमेशा बहुत अच्छी आती हैं, लोगों ने हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया। आज तक कभी कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आई, सभी ने अच्छी कमेंट ही करी। सजेशन दिए गए होंगे लेकिन कभी कोई नेगेटिव कमेंट किसी ने नहीं किया। इनफैक्ट ज़्यादातर लोगों ने वीडियो पसंद किए और उनके काम आए। लोगों को हमारे वीडियोस देख के जॉब लगे हैं, लोगों के इंटरव्यू क्रैक हुए हैं, ये भी एक सच्चाई है। काफ़ी लोगों ने नॉलेज अचीव किया है, गेन किया है। बट ये हमारी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे फॉरवर्ड जरूर करें, उसे शेयर जरूर करें, वरना फिर क्या होता है कि मोटिवेट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, तो सबसे पहली चीज हिस्ट्री आईएसओ 14001 की। देखिए हुआ क्या कि जो 1980s का लास्ट चल रहा था, जब 80 का दशक खत्म हो रहा था और 90s का दशक शुरू हो रहा था, 90 का दशक शुरू हो रहा था, इस बीच दुनिया को यह चीज महसूस होने लगी कि वो जो लोग डेवलपमेंट के नाम पे काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर जो नई नई कंपनियां शुरू की जा रही है, नई नई इंडस्ट्रीज आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट डाल रही हैं। उनकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो प्रभावित हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली वो जो इंपैक्ट पड़ रहा था वो नेगेटिव पड़ रहा था। तो ये जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था, इसको महसूस किया लोगों ने, समझ आने लगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसी कड़ी में एक जागरूकता पैदा हुई, लोग थोड़े जागरूक हुए, समाज, दुनिया थोड़ी जागरूक हुई। और इसी के चलते साल 1992 मतलब 1992 में, ईयर 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में एक यूनाइटेड नेशन ने एक समिट करी, एक कॉन्फ्रेंस करी, और इसको कहा उसने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको अर्थ समिट भी कहा गया, अर्थ समिट। ठीक है, ये काफी जनरल नॉलेज का, जनरल अवेयरनेस का एक सवाल भी आता है। जो लोग भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट समिट थी वर्ल्ड हिस्ट्री में इन्वायरमेंट को लेकर आज तक के समय में। तो ये यूएन ने करा था, यूनाइटेड नेशन ने करवाया था। ये कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई 1992 में। और इस कॉन्फ्रेंस का जो एक आउटकम निकला, वो ये निकला कि इन्होंने ये कहा, किसे, आईएसओ को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को, कि आप इन्वायरमेंट को लेकर एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाएं। आप एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड बनाएं, इस चीज को तैयार करें, इस चीज का खाका तैयार करें। ये एक आउटकम के तौर पर आईएसओ को कहा गया कि हम ये बात आईएसओ से कहेंगे कि वो एक ऐसा कुछ एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए
इसी चीज के जवाब में, इसी चीज के लिए 1996 में, सितंबर 1996 में आईएसओ ने आईएसओ 14001 लॉन्च किया। मतलब पहला वर्जन जो आया वो आया आईएसओ 14001 1996। इस जो यूएनसीईडी इसके आउटकम के जो बात कही गई थी उसके रिस्पांस में ये आईएसओ ने करा। तो यहां से ईएमएस की शुरुआत होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की यहां से शुरुआत होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की। आईएसओ 14001 1996 से लॉन्च हुआ। ये पहली बार ये काम किया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री है, यहां से ये शुरू होता है। अब हम बात करेंगे इसके रिवीजन कितने हुए अभी तक और किस किस रिवीजन, क्या क्या रिवीजन हुए और कौन कौन से वर्जन आए, उसको अब हम थोड़ा सा उस चीज को देखेंगे। तो देखिए, पहला वर्जन तो आया 1996 में, दूसरा आया 2004 में, 14001 2004 में। ठीक, मतलब फर्स्ट जो इसका रिवीजन हुआ वो हुआ 14001 2004 में, सॉरी 2004 में। और जो स्टैंडर्ड आया आईएसओ वो आया आईएसओ 14001 2004। ठीक, कुछ नए डेवलपमेंट हुए, कुछ नई चीजें इसमें ऐड की गई और वो नई चीजों के साथ आईएसओ 14001 2004 में रिवाइज होके नया वर्जन इसका आया। और लेटेस्ट जो सेकंड रिवीजन हुआ, सेकंड रिवीजन इसका हुआ 2015 में, 2015 में, और ये बन गया आईएसओ 14001 2015। तो अभी तक इसके दो रिवीजन हो चुके हैं, 2004 और 2015। 2015 का जो वर्जन है वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, बिल्कुल नया वाला इसका वर्जन है। इस रिवीजन में, इस वर्जन में क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या नई चीजें इसमें जोड़ी गई हैं, क्या क्या चीजें इसमें आपको नई देखने को मिली हैं, अब हम थोड़ा सा उसको देखेंगे, उसको समझेंगे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि क्या नया है 14001 2015 में। एक चीज समझिए कि पहले जितने भी स्टैंडर्ड थे, ठीक, 2012 से पहले, साल 2012 से पहले जितने भी स्टैंडर्ड थे, चाहे वो क्यूएमएस हो, चाहे वो ईएमएस हो, चाहे वो ओसास हो, ठीक, चाहे वो फूड सेफ्टी का एफएसएमएस हो, या वो इन्वायरमेंट आईएसएमएस हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, ठीक, इन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेज अलग अलग हुआ करते थे। अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग नंबर ऑफ क्लॉजेज हुआ करते थे। अब इसका नुकसान क्या होता था कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाती है, आईएमएस की तरफ जाती है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहां पर क्यूएमएस भी लेके रखा है, ईएमएस भी लेके रखा है, ओसास भी लेके रखा है। तो स्टैंडर्ड तो हो गए 3 और ये तीनों इंटीग्रेट हो गए। लेकिन जब इस इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम पे वो काम करते थे तो उन्हें एक परेशानी का सामना करना होता था, और वो ये होती थी कि हर स्टैंडर्ड में नंबर ऑफ क्लॉजेस अलग अलग होते थे। समझने की बात है कि ऐसे में जब कोई इस पे काम कर रहा है, आप अगर तीनों स्टैंडर्ड अलग अलग करके काम करेंगे तो आपको काम करना आसान रहेगा। लेकिन अगर आपने तीनों को इंटीग्रेट कर दिया और आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएमएस की तरफ बढ़ी, तो सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस क्योंकि अलग अलग हैं, तो काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा, कितनी तकलीफ आएगी, जो टीम है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको कितनी परेशानी होगी। तो इस चीज को समझा गया, इस चीज को आईएसओ की कमिटीज ने समझा, और इसी चीज के चलते साल 2012 में, ये 2012 में इन्होंने एक एनेक्सर एसएल लॉन्च किया।
एनेक्सर एसएल इसे कहते हैं, ठीक। और इस एनेक्सर एसएल में जिस चीज की बात कही गई वो कही गई हाई लेवल स्ट्रक्चर की। इस एनेक्सर एसएल में क्या था? हाई लेवल स्ट्रक्चर, हाई लेवल स्ट्रक्चर आया। इस हाई लेवल स्ट्रक्चर की इसमें बात कही गई। इस हाई लेवल स्ट्रक्चर में था क्या? यह हाई लेवल स्ट्रक्चर क्या कहता था? यह हाई लेवल स्ट्रक्चर यह कहता था कि जितने भी स्टैंडर्ड होंगे, जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड होंगे, जितने भी आईएसओ के स्टैंडर्ड्स होंगे उन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ क्लॉजेस जो होंगे वो सब में सेम होंगे और वो होंगे 10 क्लॉजेस। मतलब जितने भी क्लॉजेस हैं हर स्टैंडर्ड में वो उनकी संख्या बराबर कर दी गई। मतलब चाहे क्यूएमएस हो या ईएमएस हो या एफएसएमएस हो या ओसास हो, जो भी हो, उन सभी में नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है वो सेम कर दिए जाएंगे, 10 कर दिए जाएंगे। अब ये 2012 में ये एनेक्सर एसएल आया, ठीक। अब इसके चलते नया जब रिवीजन होने लगा ईएमएस का, तो उसमें एनेक्सर एसएल की जो हाई लेवल स्ट्रक्चर था उसको स्टेब्लिश कर दिया गया। उसकी जो बातें कही गई थी वो उस नए आईएसओ 14001 2015 में इंप्लीमेंट कर दी गई। तो अब जो नया स्टैंडर्ड आया है आईएसओ 14001 2015, वो हाई लेवल स्ट्रक्चर के हिसाब से आया है और उसमें नंबर ऑफ क्लॉजेस जो है वो 10 कर दिए गए। पहली चीज तो ये हुई है। अगली चीज इसमें क्या हुई है? एक नया कॉन्सेप्ट आया है जिसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है, ठीक। एक नया कॉन्सेप्ट आया है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है यहां। कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का यह मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन उन फैक्टर्स का पता लगाए जो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में या उसके पर्पस को अचीव करने में कहीं ना कहीं एक तरह से एक बाधा की तरह हो सकते हैं, या बाधा ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पर्पस को अचीव करने में कहीं ना कहीं वो शामिल हो सकते हैं, उनका कोई रोल हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उन फैक्टर्स का पता लगाना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उसके पर्पस तक पहुंचने में या तो मदद करे या रुकावट पैदा करे। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक। तो इन फैक्टर्स का पता लगाने की बात कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कही गई है। तो एक और जो चीज आई है, एक तो हाई लेवल स्ट्रक्चर आया, दूसरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक। इससे ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस तक पहुंचने के लिए रास्ते खोज सकती है। जब हम इस टॉपिक को कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्लॉज को डिटेल में डील करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम ये बता रहे कि क्या चीज नई आई है। तो एक तो हाई लेवल स्ट्रक्चर नया आया है, दूसरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट नया आया है। एक और जो नई चीज आई है वो आई है टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट को लेकर, ठीक। यहां पर बात हुई है लीडरशिप की, ठीक है। आप पहले टॉप मैनेजमेंट अक्सर सुना करते थे, टॉप मैनेजमेंट की बात होती थी। अब बात हो गई है लीडरशिप की। अब बात सिर्फ टॉप मैनेजमेंट पे नहीं है, अब टॉप मैनेजमेंट को लीडरशिप शो करनी है, यह बात आ चुकी है। अब टॉप मैनेजमेंट को यह चीज शो करनी है, यह कमिटमेंट बताना है कि वो ईएमएस को लेकर सीरियस है और वो ऑर्गेनाइजेशन में ईएमएस को इंप्लीमेंट कराने के लिए हर वो कोशिश करेगा जो जरूरी है और उसको लेकर वो अपना कमिटमेंट शो करेगा, ठीक। ये एक नई चीज लीडरशिप के नाम से इस नए स्टैंडर्ड में आई है। जो नया रिवीजन हुआ है 2015 का, उसमें तीसरी जो चीज आपको देखने को मिलती है वो ये चीज देखने को मिलती है। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज इसमें एक और जो आई है वो आई है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना होगी कि पहले भी ये चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मौजूद थी। पहले कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को अगर हम समझे, आज की तारीख में जो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन दिया है उसमें दो तरह की रिक्वायरमेंट की वो बात करता है। एक है लीगल रिक्वायरमेंट और एक है अदर रिक्वायरमेंट।
ये दोनों रिक्वायरमेंट पहले भी जो पुराने रिवीजन थे उनमें कही गई थी, उनमें मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड बिल्कुल नए वर्ड है। लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट कोई नए वर्ड है ऐसा नहीं है, ये पहले भी थे। नया वर्ड जो आया है वो आया कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के नाम से। कंप्लायंस ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि जिसमें लीगल रिक्वायरमेंट और अदर रिक्वायरमेंट शामिल है, वो आपको पूरी करनी है। लीगल रिक्वायरमेंट बेसिकली वो रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको करनी ही है, ये पूरी करनी ही है, ये तो आपको पूरी करनी ही है, ये इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अदर रिक्वायरमेंट ये करना या ना करना ये आप पर और आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टी है उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पे या जो इंटरेस्टेड पार्टी आपसे जुड़ी हुई है, जैसे कस्टमर हो सकता है या जो भी दूसरी हो, उससे रिलेटेड है, बेसिकली आपका नेबर है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि वो अदर रिक्वायरमेंट ये आपको पता लगाना पड़ेंगी। ठीक, तो ये कंप्लायंस ऑब्लिगेशन एक नई चीज, एक नई टर्म आपको इस स्टैंडर्ड में देखने को मिलती है। ठीक, ये नए वाले रिवीजन में। इसके अलावा एक और नई चीज आई है और वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, देखिए ये एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, आपको हर जगह मिलेगा। आप QMS में जाएंगे वहां भी है, सभी जितने रिवाइज हो गए सभी में आजकल यही वर्ड यूज हो रहा है। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप जो पहले जितने भी डॉक्यूमेंट बनाते थे, ठीक, या जो भी आप रिकॉर्ड बनाते थे, या जो भी आप प्रोसीजर्स बनाते थे, या जो भी आप SOPs बनाते थे या वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाते थे, ठीक है, ये सारी अब एक नए शब्द के साथ आ गई है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में अब ये सारी चीजें एक साथ इंक्लूड हो चुकी हैं। थोड़ा सा एक फर्क है जो आपको समझने के लिए आसानी होगी यदि आप स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तब। क्या है वो कि यदि लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में कहीं पर कि मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, यह अगर आपको किसी क्लॉज में लिखा हुआ दिखता है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कह रहा है कि आपको इसके लिए प्रोसीजर बनानी है, आपको प्रोसीजर बनानी है। यदि कहीं पर भी वर्ड मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है मतलब उस चीज की वहां प्रोसीजर बनेगी। और अगर कहीं पर लिखा है रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन तो इसका मतलब यह है कि आपको रिकॉर्ड बनाना है, आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको रिकॉर्ड बनाना है। यह चीज है जो आपको स्टैंडर्ड पढ़ते समय सहूलियत के लिए काम आएगी। अब आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कहां कहां पर इस स्टैंडर्ड में किस किस क्लॉज में प्रोसीजर बनाने की बात कही है और किस किस क्लॉज में रिकॉर्ड बनाने की बात कही है। ठीक, मतलब कहां पर मेंटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लिखा है और कहां पर रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लिखा है, यह आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका बेनिफिट आपको यह होगा कि इसी बहाने आप एक बार स्टैंडर्ड से गो थ्रू हो जाएंगे, आप एक बार स्टैंडर्ड को पढ़ लेंगे। तो यह काम आप जरूर करिएगा। तो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ये एक नई चीज आई है। क्लियर? देखिए दोस्तों, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वायरमेंटल पॉलिसी बनाती है। ठीक है, अगर आप इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाते हैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन कुछ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाती है, कुछ उसकी पॉलिसीज होती है इन्वायरमेंट को लेकर। अब वो पॉलिसीज ने कैसा परफॉर्म किया, उन पॉलिसीज का क्या रिजल्ट निकला, ठीक, उनको आप मेजर करेंगे। मतलब आपकी पॉलिसी थी, आपने कहा कि हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, हम पेपर के कंजम्पशन को कम करेंगे, हम ऑयल के कंजम्पशन को कम करेंगे, ठीक, हम वाटर के जो वेस्टेज हो रहा है उसको रोकेंगे, उसको कम करेंगे। इस तरह की और भी कोई पॉलिसीज हो सकती है कि हम ग्रीनरी डेवलप करेंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे। ठीक, तो ये जो आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज हैं ये कितनी फुलफिल आपने करी, कितनी आपने अचीव करी, क्या उसकी कंडीशन थी, क्या कंडीशन रही, ये सब मेजर करने के लिए ये सब आप क्या करते हैं, आप इन सबको मेजर करते हैं। और इन सबको जो मेजर करते हैं तो उससे पता चलता है आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ठीक है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ठीक,
ये बड़ी जरूरी टर्म है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज है उनके परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका है, ठीक है, और वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के जरिए आपको पता चलता है, ठीक है। मतलब जो आपकी पॉलिसीज है उनका कितना प्रभाव पड़ा, वो कितनी इंपैक्टफुल रही, ठीक, कितनी इफेक्टिव रही, ये सब अगर आपको मेजर करना है तो ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के जरिए आप मेजर करते हैं। क्लियर? अब होता क्या है, आपका इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस जितना बेहतर होगा, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि उतना बेहतर आपने अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया, आपकी इन्वायरमेंटल पॉलिसीज उतनी बेहतर तरीके से आपने इंप्लीमेंट करी। और बेहतर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज को जानना जरूरी है, जिस चीज को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वो है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट। ठीक, अब हम जरा सा उस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को देखते हैं, है ना। आपकी पॉलिसीज जो आपने इन्वायरमेंट के लिए बनाई, उनका कितना प्रभाव रहा, वो कितनी प्रभावी रही, उनका कितना इफेक्ट हुआ, वो कितने इंपैक्टफुल रही, ये सब मेजर करने के लिए आप इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस आप उसको मेजर करते हैं। अब बेहतर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को अगर आपको जानना है तो बहुत जरूरी है कि आप पहले इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करें, उसको पहचानें, उसे अंडरस्टैंड करें, उसे समझें और फिर उसको कंट्रोल करें। तो ये जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो अब हम जरा इस इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट को समझते हैं कि ये इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट क्या होती है। देखिए, जब भी बिजनेस की प्रोसेस होती है, जब भी बिजनेस प्रोसेस होती है तो वो किसी ना किसी तरह से इन्वायरमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन करती है, ठीक। तो जब भी इन्वायरमेंट के साथ आपके बिजनेस की प्रोसेस का इंटरेक्शन होगा तो इस इंटरेक्शन को इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहा जाता है। बिजनेस प्रोसेस का इन्वायरमेंट के साथ होने वाला इंटरेक्शन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट कहलाता है, ठीक है। और जब भी ऐसा कुछ होगा, मतलब आपकी बिजनेस की प्रोसेस जब भी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, यानी कि जब भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट होगा, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। अब ये इंपैक्ट जो है ये या तो पॉजिटिव पड़ सकता है या नेगेटिव पड़ सकता है। तो जब भी ये इंपैक्ट पड़ता है, ये पॉजिटिव पड़ सकता है, नेगेटिव पड़ सकता है, ये आपको पता लगाना है कि वो नेगेटिव पड़ रहा है या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये डेफिनेट है कि जब भी इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट होगा, यानी जब भी बिजनेस की प्रोसेस इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी के जरिए आप ये आइडिया लगाते हैं, आपको ये पता चलता है कि इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। जब भी ये इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है तो आपको इसको कम करने की जरूरत होती है, या इसको आपको रिड्यूस करना या इसको एलिमिनेट करने की जरूरत पड़ती है। ये जो इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है तो इसको या तो आप एलिमिनेट करते हैं या रिड्यूस करते हैं, और इसके लिए आपको कुछ एक्शन लेना होता है, आपको कुछ कंट्रोल्स करना होते हैं। और ये कंट्रोल आप कहां करते हैं? इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे, मतलब इस इंटरेक्शन पे। ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इस इंटरेक्शन में अगर आप किसी तरह का कुछ कंट्रोल कर लें तो आप इस इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने एक केमिकल यूज किया, मान लीजिए आपकी प्रोसेस है उसमें आप कोई केमिकल यूज करते हैं, ठीक है, केमिकल यूज हो रहा है। अब वो केमिकल जब यूज हो गया तो हो सकता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ जाके मिल जाए, ठीक। वो आपने लिया और उसको आपने ले जाके कहीं पर डिस्पोज किया, कहीं पर आपने उसे जमीन में फेंक दिया। अब वहां पर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। कैसे पहुंचाएगा कि वहां पर जब वो जमीन के साथ मिला, सॉइल के साथ मिला, तो उसने वहां पर सॉइल कंटामिनेशन किया, ठीक। ये एक तरह का इंपैक्ट पड़ा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। अब इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं? इसको दूर करने के लिए आपको कुछ कंट्रोल करना होगा, कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ काम करना होगा। तो वो कहां होगा? ये जो इंटरेक्शन हो रहा है इस केमिकल का इस इन्वायरमेंट के साथ, ये जो इंटरेक्शन हो रहा है, यानी ये जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट है, यहां पर आप एक्शन लेंगे यहां पे आप कोई कंट्रोल लगाएंगे। यहां आप क्या करेंगे कि इस इन्वायरमेंट के साथ इसका इंटरेक्शन जब हो रहा है तो आप ये कोशिश करेंगे कि आप इसके लिए कोई ऑथराइज्ड
वेंडर ढूंढ ले जिसके पास यह अधिकार हो कि कहां पर इस तरह का हजार्डियस केमिकल डिस्पोज किया जाएगा जिससे कि इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट ना पड़े, ज्यादा उसके ऊपर तकलीफ ना आए, है ना। तो इस इंटरेक्शन का जो ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, इसके लिए आपने एक ऑथराइज्ड वेंडर का आपने कंट्रोल लगा दिया, ठीक, जो कि इसको आप डिस्पोज करेगा। तो जब भी इसका इंटरेक्शन यहां पर अब इन्वायरमेंट के साथ होगा तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने एक बढ़िया सा कंट्रोल वहां लगा दिया है। तो याद रखिए, जब भी आप कंट्रोल लगाएंगे आपको इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे कंट्रोल लगाना है, यहां पे आपको कंट्रोल लगाना है, आप इंपैक्ट पे कोई कंट्रोल नहीं लगा सकते, ठीक है। कंट्रोल जो लगेगा वो एस्पेक्ट पे लगेगा, इंपैक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट पे कंट्रोल रहेगा। यहां पर आप कंट्रोल लगा सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट पे आप कंट्रोल नहीं लगा सकते क्योंकि प्रभाव तो तब भी पड़ेगा ही, तो कंट्रोल आपको यहीं लगाना है। ये चीज है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, और उसके बारे में हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करी कि वो होता क्या है। जब इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, जब वो क्लॉज डिस्कस करेंगे तो उस पर डिटेल में हम बात करेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।